Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we will start the pharmacology class, unit number 2, drug affecting the gastrointestinal system. So let me start the video with करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रग जो कि यूज़ हो रही है इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और अगर उसके यूजेस हैं तो वो किस जगह पे, किस सिस्टम में, किस ग्लैंड पे, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस सेल्स के अंदर यूज़ हो रहा है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। एनाटॉमी हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। अगर हमें किसी एक चीज़ की एनाटॉमी पता नहीं है तो हमें उसके ड्रग्स के बारे में, उसके ड्रग्स की यूजेस के बारे में कैसे पता होगा कि वो ड्रग्स किस जगह पे यूज़ हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, उसके फार्माकोडायनामिक्स क्या है। सो द कार्डिक रीजन, this is the fundus, that's the body, and the last region is pyloric. स्टमक के इन 4 रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसकी एनाटॉमी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओइसोफेगस जहाँ पे एंड होता है, स्टमक में ओपन होता है, उसे हम कार्डिक रीजन कहते हैं, और इसे कार्डिक रीजन इस वजह से कहते हैं कि ये हार्ट के करीब होता है। Then the bulging portion is called fundus. The main body जो होती है उसे हम बॉडी कहते हैं, एंड द लास्ट पोर्शन जो कि ओपन होता है इनटू द डिटोनम में, उसे हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। सो ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टमक का जो कार्डिक रीजन होता है वहाँ से प्राइमरीली सिक्रीट होता है म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट होता है पाइलोरिक रीजन जो कि एंड ऑफ द रीजन होता है, लास्ट पार्ट होता है स्टमक का। वहाँ पे जी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस भी और गैस्ट्रीन भी। गैस्ट्रीन सिक्रीटेड बाई जी सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मेनली हम यूज़ करते हैं फॉर द विटामिन B12 की डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर यूज़ होता है विटामिन B12 की डाइजेशन के लिए, की एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, एंड देन वी विल सफ़र फ्रॉम विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, लार्जेस्ट इन नंबर होते हैं। और अगर हमें एसिड कंट्रोल के बारे में स्टमक में पढ़ें, क्योंकि स्टमक में ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं एसिड कंटेंट के एक्सेसिव एंड कम होने की वजह से। जब स्टमक का जो एसिड कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज होती हैं। गर्ड कॉज होता है, पाइलोरिक एसिड, डिफरेंट डिजीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो वो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें जो रिलीज़ कर रहा है ये HCl जहाँ से रिलीज़ हो रहा है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ये उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह काम कर रहे हैं और हम उन्हें किस तरह रेगुलेट। ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड के कितने सेल्स हैं और वो कौन कौन से सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पैराइटल सेल्स की जो जितने भी यहाँ पे ड्रग्स यूज़ होंगे उसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो पैराइटल सेल्स के ऊपर उनका एक्शन होता है, क्योंकि पैराइटल सेल जो होता है ये मेनली सिक्रीट करता है HCl। जब HCl प्रोड्यूस यहाँ से हो रहा है सो मेनली यहाँ पे ही ड्रग ज़्यादातर एक्शन परफॉर्म करती है, और ज़्यादा जो एसिड कंट्रोल ड्रग्स हैं वो सारी प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन उनका पैराइटल सेल्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। पैराइटल सेल से रिलीज़ होता है और तब रिलीज़ होता है इसकी अमाउंट जब हम कोई फूड ले लेते हैं, उसके बाद इसकी सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होती है। हमारे स्टमक का जो कंटेंट होता है यानी कि उसके अंदर HCl रिलीज़ हो रहा है, सो HCl जो है ये एसिडिक है, सो इसका हमारे स्टमक की का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट है और उसका pH मेंटेन होता है एट 1 to 4। अब इसकी सिक्रीशन कब कब स्टिमुलेट होती है, जब हम लार्ज अमाउंट में फैटी मील ले लेते हैं तब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में रिलीज़ होता है, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए
ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होती है जब हम अल्कोहल एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, या फिर अगर हमें कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है उस केस में भी। इन पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स हैं, फर्स्ट पे हमने पैराइटल सेल बनी है, वो रिलीज़ कर रहे हैं। पैराइटल सेल रिलीज़ करता है HCl एंड वाइटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करता है, जो कि वाइटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। 2 चीज़ें वो रिलीज़ कर रहा है। अब चीफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। चीफ सेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो रिलीज़ कर रहा है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन सिक्रीट पेप्सिनोजिन प्रोएंजाइम। पेप्सिनोजिन जो है ये मेनली प्रोएंजाइम, प्रोएंजाइम का मतलब होता है कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये तब कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में जब ये पेप्सिनोजिन आ जाता है HCl की कंटेंट में। जब स्टमक में ये HCl की कंटेंट में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। पेप्सिन जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है? प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसे प्रोटीलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। थर्ड सेल इज़ म्यूकॉइड सेल और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये सरफेस इपिथेलियल सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस जो है ये हमारे स्टमक जो है उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl से। अब HCl जो है ये एक एसिडिक है, और HCl अगर हमारे जो स्टमक है उसका कंटेंट जो है वो है ही हाईली एसिडिक कंटेंट है, और हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो मेनली बने हैं टिश्यूज़ से, तो टिश्यू को वो अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें ऐसी इसकी एनाटॉमी है कि यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस रेगुलर उस पर रिलीज़ कर रहे होते हैं, और वो लाइन करते हैं स्टमक वॉल को, जिससे क्या होता है कि HCl की कंटेंट से हमारे टिश्यूज़ बचे रहते हैं और उससे इंजरी वगैरह नहीं होती है, यानी कि सेल्फ डाइजेशन नहीं होती है बाय स्टमक है हमारा। स्टमक के अंदर का जो कंटेंट है वो एसिडिक है, और ये हमारे स्टमक की लाइनिंग है। यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं म्यूकस, और इसको पूरा लाइन कर देते हैं। एसिड होगा तो वो हमारे टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यानी कि सेल्फ डाइजेशन उसकी नहीं हो सकती, हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो इंजर्ड नहीं हो सकते। सो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स। कभी कभार क्या हो जाता है कि ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं ये म्यूकस रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से एसिड जो है वो टिश्यू के कंटेंट में आ जाता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज होते हैं, एंड हम उसके लिए ड्रग। 6 में हम क्या पढ़ते हैं? मेनली 3 लेयर्स ऑफ स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसकी 3 लेयर्स हैं, पीरी इपिथेलियल, इपिथेलियल एंड सब इपिथेलियल। पीरी इपिथेलियल में म्यूकस इसकी कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए कि पीरी इपिथेलियल में म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सरफेस एक्टिव फोस्फोलिपिड्स होते हैं। एपिथेलियल लेयर में सेलुलर रेजिस्टेंस शो करता है, सेल्स होते हैं, रेसिस्टेशन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन या यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल प्रोलिफरेशंस, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यहाँ से रिलीज़ होता है। सब एपिथेलियल में ब्लड फ्लो होते हैं, यानी कि कैपिलरीज होती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन होती है, एंड ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो ड्रग्स एक्टिंग करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी एक्ट करेंगी। इसकी एनाटॉमी के बारे में हमें पता होना चाहिए। 3 लेयर्स हैं हमारे स्टमक की। सबसे पहले आती है जो इनर लेयर है म्यूकोसा, then submucosa, and outer layer is muscularis externa, okay, and then serosa, okay. अब म्यूकोसा जो है इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं? सरफेस इपिथेलियम आता है, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कंटेन करता है सब म्यूकोजल प्लैक्स। म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना कंटेन करता है मेसेंट्रिक प्लैक्स, ओब्लिक लेयर होती है, सर्कुलर लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। बेसिकली ये टिश्यू की लेयर है म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड देन सेरोसा। अब ये इसका जो म्यूकोसा लेयर है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब हम फर्दर इसकी और एनाटॉमी गई है। इसमें अब क्या बता रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक पिट्स हैं। ऊपर जो होते हैं जहाँ से रिलीज़ होता है जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, इन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं, पोर्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड नीचे होता है। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो जितने डिफरेंट सेल्स हैं, चीफ सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, एंड इंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं।
अब इसकी अगर हम फर्दर एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास मेनली अब जो और हमें स्पेसिफाइड कर दिया गया है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इन पेराइटस है। पेराइटल सेल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। चीफ सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स एंड ये हमारे सेल्स हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के गैस्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो सेल्स आते हैं, पेराइटल सेल हो गई, चीफ सेल हो गए, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हो गए, ये 3 मेन सेल्स हैं। यहाँ पे पेप्सिन जो है जो कि रिलीज़ होता है बाय चीफ सेल से, जो कि कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजन रिलीज़ होता है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में जब HCl के कंटेंट में आ जाता है। और वो HCl कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? पेराइटल सेल से। एरो की मदद से यहाँ पे शो किया गया। म्यूकोजल बैरियर क्या होता है? जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, म्यूकस ड्रॉपलेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो है ये रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि मेंटेन करते हैं इस pH को 7 पे। गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर क्या होता है? जो पाइलोरिक रीजन होता है वहाँ से मेनली एक सरफेस म्यूकोजा सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं थिक अल्कलाइन रिच म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि हमारे स्टमक को और जो फूड स्टमक से डिडोनम के अंदर एंटर होगा उस एंट्रेंस पे भी वहाँ पे उस स्टमक के ऊपर जो है वो एसिडिक कंटेंट जो है वो डिडोनम के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से पाइलोरिक रीजन जो है वहाँ पे थिक अल्कलाइन रिच म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि इस एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है एट 7 pH पे। 1 to 4 pH जो होता है वो 7 पे हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर, जो कि बनाया गया होता है मेनली पाइलोरिक रीजन में होता है। ये वाला जो म्यूकोजल बैरियर है ये कभी कभार डैमेज हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, किसी ड्रग्स की वजह से, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स जो हम खाते हैं, एनसेड्स खाते हैं, एस्पिरिन वगैरह जितनी भी पेन किलर्स होती हैं उनकी वजह से ये डैमेज हो जाता है, जिससे फिर इंजरी हो जाती है टू टिश्यूज़ और फिर हम उसे ट्रीट। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन किस तरह होती है स्टमक के वॉल्स में और उसके सेल्स का उसमें क्या रोल होता है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे जो कि इस स्लाइड में नहीं है, मैंने इसमें ख़ुद एक डायग्राम डाली है। अगर वो आप समझ जाएंगे, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर ये समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये सारा समझ में नहीं आने वाला है। सो हम पहले वो डायग्राम से समझते हैं फिर ये। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले है सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। पेराइटल सेल्स हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं। चीफ सेल पेप्सिडोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज़ करता है। एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। एनजी सेल गैस्ट्रीन रिलीज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं, ये जैसे कि हमने पिछली डायग्राम में पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक पिट्स हैं, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये बेसिकली गैस्ट्रिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट ये वाले सारे सेल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, प्ले करते हैं मेजर रोल। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो होता है पैराइटल सेल्स को होता है, इसमें सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम ये थ्रू नेक्स्ट डायग्राम के समझेंगे। ऐसे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट सेल्स आते हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले है पैराइटल सेल्स, सबसे पहले है पैराइटल सेल, ओके, देन एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स एंड जी सेल्स। अब इसमें क्या होता है, ये कौन कौन से हम रिलीज़ करते हैं? जी सेल्स जो है ये रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रीन, एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स रिलीज़ करते हैं हिस्टामीन एंड पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं, फूड आ जाता है स्टमक में, हमारा ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है उसकी रिलीजमेंट के बाद ये आके अटैच हो जाता है अपने रिसेप्टर पैराइटल सेल्स के ऊपर। इसका रिसेप्टर होता है M3 रिसेप्टर, जिसे हम मस्कुरानिक 3 रिसेप्टर भी कहते हैं, एसिटाइल कोलिन के लिए होता है। इस पर आके ये अटैच हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है,
कि एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ये एसिटाइल कोलिन जो है ये अटैच हो जाता है, इसका जो रिसेप्टर होता है एसिटाइल कोलिन का, ये एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पे भी मौजूद होता है और जी सेल्स पे भी मौजूद होता है। एसिटाइल कोलिन मेनली इन तीनों सेल्स को स्टिमुलेट करता है। एसिटाइल कोलिन सबसे पहले आके बाइंड हो गया मैस्कुरानिक 3 रिसेप्टर पे पेराइटस सेल्स पे जो मौजूद था। एसिटाइल कोलिन आके अटैच हो गया एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल के ऊपर, इसका M1 रिसेप्टर था, वहाँ पे आके अटैच हो गया। एसिटाइल कोलिन अटैच हो गया जी सेल्स पे जहाँ पे इसका M3 रिसेप्टर था। इन तीनों पे जाके ये अटैच हो गया। अब ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? एसिटाइल कोलिन जब गया एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पे, तो इसने ये पेराइटस सेल में इसका क्या रोल है ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, इसे रिलेट करेंगे दूसरे के साथ। एसिटाइल कोलिन एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल पे जब M1 रिसेप्टर पे जाके अटैच हुआ तो इसने रिलीज़ किया हिस्टामिन। इसकी स्टिमुलेशन पे ये रिलीज़ करेगा हिस्टामिन, और हिस्टामिन जाके अटैच हो जाएगा पेराइटस सेल पे। हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके हिस्टामिन अटैच हो जाता है। अब एसिटाइल कोलिन ने M3 रिसेप्टर जी सेल्स को स्टिमुलेट किया था, M3 रिसेप्टर पे जाके अटैच होके, तो जी सेल्स ने स्टिमुलेशन के रिएक्शन में रिस्पॉन्स में रिलीज़ किया गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन जो है इसका अब रिसेप्टर जो है गैस्ट्रीन का वो पेराइटस सेल्स पे भी मौजूद है और एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पे भी मौजूद है। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पे जो इसका रिसेप्टर मौजूद है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं CCK-B, कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर। ओके, कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर इसे हम कहते हैं। इस पे जाके अटैच हो जाएगा, तो जब ये इस पे जाके अटैच होता है तो ये एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को मज़ीद मोर स्टिमुलेट करता है कि वो और ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ करे और वो जाके पेराइटस सेल्स पे अटैच हो जाए। फिर जब ये इसे स्टिमुलेट करेगा तो गैस्ट्रीन जाके फिर अटैच हो जाता है पेराइटस सेल्स के ऊपर, वहाँ पे भी इसका कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है। जितने भी ये तीनों हार्मोन्स थे, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन, एसिटाइल कोलिन, ये सारे अटैच हो जाते हैं पेराइटस सेल्स पे, इन तीनों के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। सो इसमें मेजर रोल जो होता है वो पेराइटस सेल्स का होता है। अब यहाँ पे क्योंकि पेराइटस सेल्स जो होते हैं उनका रोल होता है NaCl प्रोडक्शन। अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो है वो पेराइटस सेल में क्या करता है, H2 रिसेप्टर जो आके अटैच हुआ तो पेराइटस सेल में आगे किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, और गैस्ट्रीन आके किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, ये सारा अब हम पढ़ेंगे अपने स्लाइड्स में। डायग्राम को आपने अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझे तो बाकी आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ड्रग्स जो है वो आसानी से याद हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है। सो ये डायग्राम आपसे साथ नोट कर लें। वापस हम अपने स्लाइड पे आ गए हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन पे, लेकिन इस स्लाइड को अभी भी पढ़ने से पहले हम एक और डायग्राम को समझेंगे जो कि इसी स्लाइड में मौजूद है। हम जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम को समझने के बाद आपको उसे मुझे पढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, वो आप ख़ुद भी पढ़ के रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दूँगी। अब हम समझते हैं इस डायग्राम को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है और ये मेनली हमारे पास है पेराइटस सेल। ओके, दिस इज़ द पेराइटस सेल ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पेराइटस सेल है। यहाँ पे लिखा है पेराइटस सेल, ल्यूमेन ऑफ द स्टमक है, स्टमक के अंदर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है। ये पूरा पेराइटस सेल है। पेराइटस सेल पे जैसे कि हमने पढ़ा कि ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं यहाँ पे अब मैं इन रिसेप्टर्स को नाम दे देती हूँ। पेराइटस सेल पे आ गया है ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर हो गया। ओके, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हो गया, H2 रिसेप्टर हो गया, हिस्टामिन रिसेप्टर जो था, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है, इसे हम E1 का नाम दे देते हैं बिकॉज इसमें PGE1 एंड PGE2 होता है। जैसे चले हम इसे PGE1 नाम दे देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे है गैस्ट्रीन जो रिलीज़ हुआ था उसका रिसेप्टर है कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर। ओके, कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर, ये चारों रिसेप्टर मेनली मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी बात करेंगे एसिटाइल कोलिन, H2 एंड CCK-B रिसेप्टर के बारे में। पिछला डायग्राम आपने अगर समझ लिया हो तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि H2 रिसेप्टर, जब हिस्टामिन का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एसिड सिक्रीशन में। जब हिस्टामिन आके अपने रिसेप्टर पे अटैच हो गया पेराइटस सेल्स पे,
तो ये स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे जैसे ये आके अटैच हो जाता है तो पैराइटल सेल के अंदर होते हैं जीएस प्रोटीन। जीएस प्रोटीन का मतलब होता है स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स। स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते, स्टिमुलेट करते हैं। जीएस प्रोटीन, स्टिमुलेटरी प्रोटीन, जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज को। पॉजिटिव, यहाँ पे जो ये प्लस साइन है इसका मतलब है इसे एक्टिवेट किया, इसे एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज जो होता है ये ये प्ले करता है रोल इन एक्टिवेशन ऑफ CAMP, साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे को एक्टिवेट करता है। इसकी एक्टिवेशन कैसे कि ATP कन्वर्ट हो जाता है इनटू साइक्लिक AMP में, एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी रिलीज जब होती है तो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है। प्रोटॉन पंप जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोटॉन पंप भी हम इसे कहते हैं और हाइड्रोजन पोटाशियम पंप भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है ये मूव करता है, हाइड्रोजन को बाहर की तरफ मूव कर लेता है और पोटाशियम अंदर की तरफ मूव हो जाता है। ये तो एक बात हो गई। ये किस वजह से हुआ? H2 रिसेप्टर के अटैच होने की वजह से। सेकेंडली हम आते हैं एसिटाइलकोलिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन भी, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन आके अटैच हुआ रिसेप्टर पे और गैस्ट्रीन आके अटैच हुआ। गैस्ट्रीन और एसिटाइलकोलिन का सेम वर्क होता है। ये जैसे ही अटैच हो जाते हैं ये हमारे पैराइटल सेल्स के अंदर जो कैल्शियम कंटेंट होता है, कैल्शियम जो कंटेंट होता है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज़ होता है तो वो ये दोनों साइकिल आपस में मिल जाते हैं CMP साइकिल के साथ और तीनों मिलके एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, इसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी मज़ीद। जब एक्टिवेशन ज़्यादा होगी प्रोटॉन पंप और ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो है वो स्टमक के अंदर मूव करेंगे। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन स्टमक के ल्यूमेन के अंदर मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक कंटेंट होगा, HCl उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब क्लोरीन जो होता है Cl, ये सिंपल डिफ्यूजन से पैराइटल सेल के अंदर होता है, सिंपल डिफ्यूजन से स्टमक के अंदर जाता है क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और HCl बना लेता है। ये HCl बन गया, स्टमक एसिड बन गया। होप्स आप लोग को इसका समझ आ गया होगा। फर्दर जब हम इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किस जगह पे एक्ट करते हैं तो इसी डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे फिर कि कहाँ पे एक्ट करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिर इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का इसमें क्या वर्क होता है अब हम ये पढ़ेंगे। ये मैं हटा देती हूँ सारा। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का इसमें क्या वर्क है। जहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन PG का रिसेप्टर है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का मेनली क्या वर्क होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये हमारे एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। जब बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट हो जाता है स्टमक में तो ये रिलीज़ होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा सब म्यूकोसा एपिथेलियल में होता है, सब म्यूकोसा लेयर में होता है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिलीज़ होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, रिलीज़ होते हैं, आके इस रिसेप्टर पे अटैच होते हैं और स्टमक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, सप्रेस करते हैं। किस तरह सप्रेस करते हैं? जब प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो ये GI प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन, आई का मतलब होता है इनहिबिटरी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज डीएक्टिवेट होगा, साइक्लिक AMP पाथवे जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा और हाइड्रोजन जो है वो बाहर मूव नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन बाहर मूव नहीं करेगा तो क्लोरीन के साथ बाइंड होने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा और HCl जो है नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इज़ वन ऑफ द ड्रग हम यूज़ करते हैं इसमें, जो आगे हम पढ़ेंगे मिसोप्रेस्टोल जो कि सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक तो ये वर्क होगा कि एसिड सिक्रीशन को इसने सप्रेस कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन के और क्या फंक्शंस है? प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज़ करता है म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है और इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो टू द म्यूकस और न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होता है तो न्यूट्रॉन ऑक्सीजन भी जाता है म्यूकस को, और जो इंजर्ड म्यूकस होता है हमारे स्टमक के एसिड ने जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर दिया है उसे हील करने में हेल्प करता है।
ओके, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वापस से मैं आपको रिपीट कर सकती हूँ। ओके, अगर आप लोग ने पिछली 2 डायग्राम्स अच्छी तरह समझ ली हैं तो आप लोग की ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट इतना लिखा है कि पैराइटल सेल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलीज करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेनली फंक्शन होता है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेता है, और जितने भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह है तो उनकी किल करने में हेल्प करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। इसके अलावा इसका फंक्शन है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजिन जो है एक्टिवेट हो जाता है इनटू पेप्सिन में। और एसिड सिक्रीशन जो होती है, अ की प्रोटीन फॉर एसिड सिक्रीशन इज़ द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज और प्रोटॉन पम्प। दिस प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज जो होता है ये प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल के, जो कि अभी हमने पढ़ लिया, जो प्रोटॉन पम्प था वो वहाँ पे प्रेजेंट था पैराइटल सेल के जंक्शन पे। और एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होती है, और इस जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो स्टमक में मूव करता है और पोटाशियम जो है उसकी एक्सचेंज, हाइड्रोजन पोटाशियम की एक्सचेंज होती है। एसिटाइलकोलिन के बारे में पढ़ा, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर भी है, जो कि रिलीज होता है बाय इंटेरिक न्यूरॉन। जब हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है कि कोई फूड आ रहा है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, जो कि फिर पैराइटल सेल को भी स्टिमुलेट करता है, एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स को भी रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड गैस्ट्रिक जी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। हिस्टामीन जो है ये रिलीज होता है बाय पैराक्राइन के, एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स से हिस्टामीन रिलीज होता है, जो कि हमने पिछली डायग्राम में पढ़ लिया, जो कि हिस्टामीन रिलीज करते हैं और वो पैराइटल सेल पे जाके अटैच हो जाते हैं, एक्टिवेट करता है एडेनाइन साइक्लेज को। गैस्ट्रीन जो होता है ये हार्मोन है जो कि रिलीज होता है बाय जी सेल्स के, और सोमैटोस्टेरोनिन जो होता है ये सिक्रेट होता है बाय एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एपिथेलियम से, जो कि पैराक्राइन भी है। और पैराक्राइन हम कहते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द के सेल्स को भी, अपने नेबरिंग सेल्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, उन्हें हम पैराक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेटेड बाय एसिड। अब पैराइटल सेल जो एसिड सिक्रीशन होती है तो उसका उसमें प्ले करने वाला जो रोल होता है वो एसिटाइलकोलिन भी उसे स्टिमुलेट कर रहा होता है, हिस्टामीन भी स्टिमुलेट कर रहा होता है, गैस्ट्रीन भी पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है। एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रीन जो होते हैं ये फिर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, तीनों मिलके इन तीनों का प्रोसेस मिल जाता है, जैसे कि हमने पिछली डायग्राम में पढ़ लिया। हाइड्रोजन पोटाशियम जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज का जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिवेट होता है, हाइड्रोजन पोटाशियम की एक्सचेंज होती है। रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ईटर सोमैटोस्टेरोन डिमेंशिया। अब सोमैटोस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या होता है कि ये एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, ये डीएक्टिवेशन करते हैं एडेनाइन साइक्लेज की, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर लेवल जो होता है कैल्शियम का वो भी कम हो जाता है, एडेनाइन साइक्लेज भी इनहिबिट हो जाता है। तो तीनों में के प्रोसेस जो है ये क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप जो होता है उसे इनहिबिट कर देते हैं ताकि हाइड्रोजन जो है वो स्टमक के अंदर मूव ना करे। ये हम एसिड रिलेटेड डिजीजेस, यानी कि स्टमक में जब एसिडिक कंटेंट जो है उसमें अगर कुछ भी चेंज आ जाता है, उसके पीएच में चेंज आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उसे हम कहते हैं एसिड रिलेटेड डिजीजेज, जिसमें हाइपर एसिडिटी आ जाती है, यानी कि अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है, सोर स्टमक हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, एंड एसिड स्टमक हो सकता है। इंडाइजेशन यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता फूड, और हार्ट बर्न हो सकता है यानी कि ओइसोफेगस जो है उसके स्टमक से जो एसिडिक कंटेंट है वो ऊपर ओइसोफेगस तक मूव करता है। एसिड रिलेटेड डिजीजेज में आता है पेप्टिक अल्सर डिजीजेज, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डिजीज। बैक्टीरियम फाउंड होता है इन जीआई ट्रैक्ट ऑफ 90% ऑफ पेशेंट विद डिडोनल अल्सर एंड 70% ऑफ दोज विद गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि एच पाइलोरी से जो अल्सर कॉज होते हैं 90% उसमें गैस्ट्रिक डिडोनल अल्सर होता है एंड 70% गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। फिर इसमें हम कम्बिनेशन थेरेपी आगे पढ़ेंगे, 3 ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी होती है जो कि हम देते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर या डिडोनल अल्सर को ट्रीट करने में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में हम डिफरेंट पढ़ेंगे, ये सारे जो है ये हम वन बाय वन इनकी ड्रग्स पढ़ेंगे कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यूजेस क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, नोशिया, एमेसिस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट हैं। ड्रग्स जो कि यूज होती हैं फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए सेम ड्रग्स होती हैं। नॉशिया वॉमिटिंग स्पेशली कीमोथेरेपी इंड्यूस एमेसिस, यानी कि कीमोथेरेपी की वजह से जो नॉशिया वॉमिटिंग कॉज होता है उसमें हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, इन कॉन्स्टिपेशन, दीज और आर रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीजेस के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीजेज जो होती हैं, इसका मतलब होता है पेप्टिक अल्सर कॉज किस वजह से होता है। अगर हम इस डायग्राम पे जूम करें, इसे गौर से देखें, ओइसोफेगस है, गैस्ट्रिक अल्सर किस तरह कॉज हुआ है, डिडोनल अल्सर अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है। डिडोनल अल्सर जो होता है ये मेनली पैलोरिक रीजन में होता है, डिडोनम के स्टार्ट में है। जब एसिड कंटेंट जो है हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, कि हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो होती है यहाँ पे म्यूकस की, जब वो डैमेज हो जाती है बाय एसिड कंटेंट के इंक्रीज होने की वजह से, जब ये डैमेज हो जाएगी तो एसिड जो है वो हमारे टिश्यू को इंजर्ड करेगा, ब्लीडिंग होगी, दिस इज कॉल्ड अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की सिम्टम्स क्या हैं? बर्निंग पेन होता है स्टमक में, नॉशिया वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस होता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्सर जब हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मेलिना हो जाता है, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग जो है हमारे स्टूल्स के साथ मिल जाती है, और बाहर जो है वो रिलीज जब होते हैं तो स्टूल का कलर जो होता है वो ब्लैक अपेयर होता है, जिसे हम मेलिना कहते हैं। जो ब्लैक अपीयरेंस होती है, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर ब्लड है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। कॉजेटिव एजेंट्स क्या है पेप्टिक अल्सर के? एक तो होता है इन्फेक्शन की वजह से, जिसे हमने पढ़ा ग्राम नेगेटिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है अगर ये हम इंजेस्ट कर लेते हैं, या फिर अंदर जो इंटरनली होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। रेगुलर यूज़ अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, जितने भी हमारे पेन किलर्स होते हैं, एस्पिरिन, ब्रोफेन, डिक्लोफेनेक, टोराडोल, जितने भी हम क्लिनिकल साइड पे यूज़ करते हैं, अगर इसका हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कॉज हो सकता है। ये बाद में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स जो है इसकी वजह से क्यों कॉज होता है पेप्टिक अल्सर। या फिर चले अब हम बता देती हूँ, जहाँ यहाँ पे टॉपिक आ गया है एसिड्स का, कि एसिड्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन जो होते हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडीन इनहिबिट हो जाता है तो हमारे स्टमक का कंटेंट, अगर एसिडिक कंटेंट और भी ज़्यादा हो रहा हो या अल्सर कॉज होता है, तो जब स्टमक का एसिड कंटेंट ज़्यादा हो रहा होता है और हम एसिड भी यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडीन को इनहिबिट कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडीन इनहिबिट होगा तो हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिड कंटेंट इंक्रीज हो भी रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडीन स्टिमुलेट नहीं हो रहा। जब प्रोस्टाग्लैंडीन स्टिमुलेट नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे स्टमक का एसिड कंटेंट इंक्रीज हो गया है और वो अल्सर कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्सर कॉज हो जाता है, हमें पता नहीं होता। हाँ, और फिर लास्ट स्टेजेस पे आके पता चलता है जब सेवियर ब्लीडिंग हो जाती है, एंड उसे ट्रीट करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेसफुल कंडीशन दैट में कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड बर्न्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा, सर्जरी एंड सेवियर मेडिकल इलनेस की वजह से भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, या फिर म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो इतनी का एडिक्वेट नहीं रहती कि हमें प्रोटेक्ट कर सके एसिड कंटेंट से, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। एसिड इंड्यूस अल्सर बाय सप्रेसिंग गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल ब्लड फ्लो। एसिड की वजह से प्रोस्टाग्लैंडीन, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा तक सही नहीं पहुंच पाता। गैस्ट्रिक म्यूकोजा लाइनिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और आसानी से डैमेज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से बताया कि एसिड COX जो कि प्रोस्टाग्लैंडीन का रिसेप्टर साइड है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि
प्रोस्टाग्लैंडीन कम हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होती है मोर गैस्ट्रिक डिटोनल्सर का चांस ज़्यादा हो जाता है। सर्टेन प्रोस्टाग्लैंडीन PGE2 एंड PGI2 इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड हेल्प प्रोटेक्ट द स्टमक म्यूकोसा बाय स्टिमुलेटिंग। जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ लिया कि प्रोस्टाग्लैंडीन जो है वो हेल्प करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करने में। जब हमारा एसिड कंटेंट जो है वो 1 to 4 से भी कम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, pH उसका कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि एसिडिक हो गया है। जब एसिडिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोस्टाग्लैंडीन रिलीज़ होते हैं स्टमक लाइनिंग से और रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसको सिक्रीशन को सप्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो ये सप्रेशन मुमकिन नहीं हो पाती और एसिड कंटेंट इंक्रीज होता जाता है, हमें पता नहीं होता और अल्सर्स कॉज हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? या तो H. पाइलोरी इन्फेक्शन को इरेडिकेट करेंगे या फिर हम प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेंगे जिससे हाइड्रोजन मूव कर रहा है स्टमक में और इससे HCl बन रहा है, या फिर हम हिस्टामीन को ब्लॉक करेंगे, हिस्टामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, हिस्टामीन बाइंड ना हो तो प्रोटॉन पंप जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर हम मिसोप्रेस्टोल और सुक्राफेट लेंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एडिक्वेट बनाएंगे कि वो हमें डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सके, प्रोस्टाग्लैंडीन को रिसेप्टर साइड पे बाइंड होने दे, या फिर हम जितने भी हम एंटासिड्स यूज़ करेंगे। एंटासिड्स का मतलब होता है एंटी एसिड्स, यानी कि जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो ड्रग्स यूज़ करेंगे। 4 मेनली ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। ड्रग ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड GERD के लिए जो है सेम होते हैं, एंटासिड या हम यूज़ करते हैं, म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक, प्रोस्टाग्लैंडीन एंटीमाइक्रोबियल्स। अब ये सारी क्लासेज जो है हम 1 by 1 रीड करेंगे और अगर आपको पिछला वाला समझ आ गया, इसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि एसिड रिलीज़ किस तरह होता है, उसकी सिक्रीशन किस तरह होती है, तो ही आपको ड्रग का मैकेनिज्म समझ आ सकता है, वरना तो समझ नहीं आ सकता।